नमस्कार दोस्तों मलेरिया एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी को सर्दी और सिरदर्द के साथ बार बार बुखार आता है और इसमें बुखार कभी कम हो जाता है तो कभी दोबारा आ जाता है। गंभीर मामलों में रोगी कोमा में चला जाता है या उसकी मृत्यु तक हो जाती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। मलेरिया मादा एनोफेलिस मच्छर के काटने से शुरू होता है जो इस परजीवी को शरीर में छोड़ता है। यह रोग भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें सब सहारा अफ्रीका और एशिया के ज़्यादातर देश शामिल है। भारत में ये रोग पूरे वर्ष रहता है। हालांकि मच्छर प्रजनन के कारण बारिश के दौरान और बारिश के बाद ये रोग अधिक लोगों को होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया में कुल मलेरिया के मामलों में से 77% मामले भारत में हैं। ये रोग मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित है। दूसरों की तुलना में कुछ जनसंख्या समूह पर मलेरिया का खतरा अधिक रहता है। इसमें शिशु, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और HIV या एड्स के रोगी, साथ ही गैर प्रतिरक्षा प्रवासी, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग और यात्री शामिल है। तो बात की जाए मलेरिया के लक्षणों की कि मलेरिया के लक्षण कब शुरू होते हैं, तो मलेरिया के लक्षण संक्रमित मच्छरों के काटने के 7 दिनों बाद से विकसित हो सकते हैं। आमतौर पर आपको किस परजीवी ने काटा है उसके आधार पर इन्फेक्शन होने से लक्षण शुरू होने के बीच का समय 7 से 18 दिन होता है। हालांकि कुछ मामलों में लक्षणों को विकसित होने में 1 साल भी लग सकता है। और बात की जाए कि मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ होती है, तो मलेरिया के प्रारंभिक लक्षण फ्लू की तरह है और इसमें कौन कौन से लक्षण शामिल है? शरीर का तापमान बढ़ना यानी कि बुखार, सिर दर्द, पसीना आना, ठंड लगना और उल्टी होना। और ये लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और कभी कभी इन्हें मलेरिया के रूप में पहचानना मुश्किल हो सकता है। कुछ प्रकार के मलेरिया में बुखार 48 घंटे के चक्र में होता है और इन चक्रों के दौरान आपको कंपी के साथ पहले ठंड लगती है, फिर पसीना और थकान के साथ आपको बुखार आता है और ये लक्षण आमतौर पर 6 से 12 घंटे के बीच रहते हैं। मलेरिया के अन्य लक्षणों की बात करें तो मांसपेशियों में दर्द होना, दस्त होना और आमतौर पर अस्वस्थ महसूस करना। सबसे गंभीर प्रकार के मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम परजीवी है। अगर इसका शीघ्र इलाज ना हो तो इससे आपके जीवन पर गंभीर परिणाम पड़ सकते हैं, जैसे कि सांस लेने की समस्या और अंगों का काम नहीं करना। इसके कारण एनीमिया, सेरेब्रल मलेरिया, बहुत कम रक्त शर्करा भी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोमा हो सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। मलेरिया के ज़्यादा जोखिम वाले क्षेत्र में रहने या यात्रा करने के दौरान यदि आपको तेज़ बुखार का अनुभव होता है तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें। मलेरिया होने पर परजीवी 1 वर्ष तक आपके शरीर में निष्क्रिय रह सकते हैं। यदि आपको मलेरिया के गंभीर लक्षण हैं तो आपातकालीन चिकित्सा के लिए तुरंत जाएं। तो बात की जाए मलेरिया परजीवी के प्रकारों की, तो मलेरिया परजीवी के मुख्य 5 प्रकार होते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ये मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है और ये सबसे आम प्रकार का मलेरिया परजीवी है और दुनिया भर में अधिकांश मलेरिया रोगी की मौत प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम परजीवी के कारण ही होती है। दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और ये परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की तुलना में मलेरिया के हल्के लक्षणों का कारण बनता है, लेकिन ये 3 साल तक लीवर में रह सकता है और इसके परिणाम स्वरूप फिर से ये रोग हो सकता है। तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये परजीवी काफ़ी असामान्य है और आमतौर पर ये पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। ये मलेरिया लक्षणों के उत्पादन के बिना कई वर्षों तक आपके लीवर में रह सकता है। चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये परजीवी काफ़ी दुर्लभ है और आमतौर पर केवल अफ्रीका में पाया जाता है। और उसके बाद है प्लाज्मोडियम नाउलेसी, तो ये परजीवी बहुत दुर्लभ है और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो बात की जाए कि मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी मुख्य रूप से मादा एनोफिल्स मच्छरों के काटने के कारण फैलता है, जो मुख्यतः शाम और रात को काटते हैं। केवल एनोफिलीज मच्छर मलेरिया ट्रांसमिट कर सकते हैं और वो भी तभी जब वह पहले से ही मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति के रक्त से संक्रमित हुए हों। तो बात की जाए कि मलेरिया कैसे होता है, तो मलेरिया एक प्रकार के परजीवी के कारण होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन 5 ऐसे प्लाज्मोडियम परजीवी हैं जिनके कारण हमारे शरीर में मलेरिया फैलता है। और बात की जाए कि मलेरिया कैसे फैलता है,
तो यदि आप मलेरिया से संक्रमित हैं और आपको एनोफेलिस मच्छर काटता है तो उस मच्छर में मलेरिया के परजीवी चले जाते हैं। यदि वो मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटने के बाद तुरंत किसी दूसरे को काटता है तो वो मलेरिया परजीवी का संचरण उसके शरीर में हो जाता है। जब मलेरिया परजीवी उसके लीवर में प्रवेश कर जाता है तो वो कुछ साल 1 वर्ष तक उसके लीवर में रह सकता है। जब परजीवी परिपक्व यानी कि मैच्योर होते हैं तो वे लीवर को छोड़ देते हैं और उसकी लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, और ये तब होता है जब आमतौर पर लोगों में मलेरिया के लक्षण विकसित होते हैं। फिर कोई मच्छर जब इस संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह मच्छर मलेरिया के परजीवी से संक्रमित हो जाता है और ये रोग इस मच्छर के किसी दूसरे व्यक्ति को काटने पर फैल सकता है। क्योंकि मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं और इसीलिए लोग इन्फेक्टेड रक्त के संपर्क में आकर मलेरिया से पीड़ित हो सकते हैं। जैसे कि माता से अजन्मे बच्चे को मलेरिया हो सकता है, संक्रमित रक्त चढ़ाने से मलेरिया हो सकता है और संक्रमित व्यक्ति को दिए गए इंजेक्शन से दूसरे व्यक्ति को इंजेक्ट करने से मलेरिया हो सकता है। और बात की जाए कि क्या मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है, तो इसका जवाब है नहीं। मलेरिया किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है जैसे कि जुकाम या फ्लू होता है, और ये यौन संचारित भी नहीं होता है। मलेरिया संक्रमित लोगों के साथ आकस्मिक संपर्क से आपको मलेरिया नहीं हो सकता है, जैसे कि किसी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के बगल में बैठना। और बात की जाए दोस्तों कि मलेरिया के जोखिम कारक क्या हैं, तो मलेरिया के विकास के लिए सबसे बड़ा जोखिम कारक उन उष्णकटिबंधीय इलाकों में रहने या उन जगहों पर जाना है जहां पर ये रोग आम है। मलेरिया परजीवी के कई अलग अलग उप प्रकार मौजूद है। जो विविधता सबसे अधिक घातक जटिलताओं का कारण बनता है वो कुछ जगह सबसे अधिक पाया जाता है, जैसे कि सहारा रेगिस्तान के दक्षिण अफ्रीकी देशों में, भारतीय उपमहाद्वीप में, सोलोमन द्वीप, पापुआ न्यू गिनी और हैती में। गंभीर बीमारी के खतरे में कुछ लोग शामिल हैं जैसे कि युवा बच्चे और शिशु, गर्भवती महिलाओं और उनके अजन्मे बच्चे, गरीबी, जानकारी की कमी और स्वास्थ्य देखभाल में कमी के कारण भी मलेरिया हो सकता है। मलेरिया क्षेत्र के निवासियों को यह रोग इतनी बार होता है कि उन्हें आंशिक प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है, जिससे कि मलेरिया के लक्षणों की गंभीरता कम हो जाती है। हालांकि यह आंशिक प्रतिरक्षा तब गायब हो सकती है जब आप किसी ऐसे देश में जाते हैं जहां आप अक्सर परजीवी से अवगत नहीं होते हैं। दोस्तों बात की जाए मलेरिया से बचाव की, तो मलेरिया को होने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है मच्छरों को पनपने और काटने से रोकना। तो मलेरिया से बचाव के अन्य उपायों की बात करें तो जितना संभव हो उतना ही घर के अंदर रहें, विशेष रूप से रात के समय जब मच्छर अधिक सक्रिय होते हैं। मच्छरदानी का उपयोग करें, कीट रिपेलेंट पर मैथ्रीन के साथ मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। ऐसे कपड़े पहने जो आपके शरीर के अधिकांश भाग को ढक सके। DEET या पिकार्डिन युक्त कीट से बचाने वाली क्रीम का प्रयोग करें। ये त्वचा पर सीधे लगाई जाती है, आपके मुंह और आंखों को छोड़कर। यदि आप पिकारिडिन आधारित रिपेलेंट चुनते हैं तो आपको उसे हर कुछ घंटों में पुनः लगाने की आवश्यकता होगी। कपड़ों पर मैथ्रीन लगाएं और वर्तमान में मलेरिया से सुरक्षा प्रदान कराने वाली कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और इसीलिए आपको रोग होने की संभावना को कम करने के लिए एंटी मलेरियल दवाएं लेनी चाहिए। दोस्तों बात की जाए कि मलेरिया का निदान कैसे होता है, तो रक्त के सैंपल से ब्लड स्मीयर यानी कि ब्लड स्मीयर जो है वो तैयार किया जाता है। यदि पहले ब्लड स्मीयर में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति नहीं दिखती है लेकिन आपके डॉक्टर को संदेह है तो आपको अगले 36 घंटों तक हर 8 से 12 घंटे में दोबारा परीक्षण कराना चाहिए। इलाज के दौरान रक्त में मलेरिया परजीवी की संख्या कम हो रही है या नहीं, डॉक्टर इसकी जांच करते हैं। और मलेरिया के निदान के लिए विकसित अन्य परीक्षणों में आनुवंशिक परीक्षण या अन्य रक्त परीक्षण शामिल है जो विशेष तरह के दाग यानी कि स्टेन्स का उपयोग करके परजीवी की मौजूदगी को दर्शाते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे मलेरिया बुखार जो है इसका इलाज या इसे कैसे ठीक करें। तो दोस्तों मलेरिया के इलाज में एंटी मलेरियल ड्रग्स और लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दवाएं, बुखार को नियंत्रित करने के लिए दवाएं, एंटी सीजर दवाएं, तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट शामिल होते हैं। मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का प्रकार रोग की गंभीरता और क्लोरोक्विन प्रतिरोध की संभावना पर निर्भर करता है। मलेरिया के इलाज के लिए उपलब्ध दवाओं में क्विनिन, मेफ्लोक्विन और डॉक्सीसाइक्लिन शामिल है। फाल्सीपेरम मलेरिया से ग्रस्त लोगों के लक्षण सबसे गंभीर होते हैं और इससे ग्रस्त लोगों को इलाज के शुरुआती दिनों में ICU में भर्ती होना पड़ सकता है और उन्हें निगरानी की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि इस बीमारी से ब्रीदिंग फेलियर, कोमा और किडनी फेलियर हो सकती है। गर्भवती महिलाओं में क्लोरोक्विन का इस्तेमाल मलेरिया के लिए उपयुक्त इलाज माना जाता है। जो गर्भवती महिलाएं क्लोरोक्विन के प्रति प्रतिरोधी होती है उनके लिए क्विनिन और क्लिंडामाइसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है।
और दोस्तों बात की जाए कि मलेरिया से क्या क्या नुकसान और क्या क्या अन्य समस्याएं हो सकती हैं, तो ज़्यादातर मामलों में मलेरिया की मृत्यु उनमें से एक या अधिक गंभीर जटिलताओं से संबंधित होती है, जैसे कि सेरेब्रल मलेरिया। जब परजीवी से भरी हुई रक्त कोशिकाएं आपके दिमाग में मौजूद छोटी रक्त वाहिकाओं को ब्लॉक करती है, तब आपके दिमाग में सूजन या दिमाग की क्षति हो सकती है। सेरेब्रल मलेरिया कोमा का कारण हो सकता है। साथ ही साथ सांस लेने में परेशानी होना, यानी कि आपके फेफड़ों में संचित द्रव के कारण सांस लेना मुश्किल हो सकता है, जिसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। साथ ही साथ ऑर्गन फेलियर यानी कि अंग विफलता। मलेरिया आपके गुर्दे या जिगर को असफल कर सकता है या आपका स्प्लीन खराब कर सकता है, और इनमें से कोई भी स्थिति जानलेवा हो सकती है। साथ ही साथ गंभीर एनीमिया की बात करें तो मलेरिया लाल रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर एनीमिया हो सकता है। निम्न ब्लड शुगर की बात करें तो मलेरिया के गंभीर रूप से रक्त शर्करा कम हो सकता है, जैसे कि क्विनिन मलेरिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम दवाओं में से एक है। बहुत कम रक्त शर्करा के कारण कोमा या फिर मृत्यु हो सकती है। और दोस्तों बात की जाए कि क्या मलेरिया फिर से हो सकता है, तो मलेरिया परजीवी की कुछ किस्म जो आमतौर पर रोगों के हल्के रूपों का कारण बनती है, वह कई वर्षों तक सक्रिय रह सकती है और दोबारा मलेरिया होने का कारण बन सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।